हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आप लोग के लिए हम ब्लड का लेक्चर नंबर 5 लेकर आ गए हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, लेक्चर नंबर 4 में हम डब्ल्यूबीसी के बारे में जितना भी बेसिक इन्फॉर्मेशन था, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है और उसके बाद उसका टाइप बता दिए थे, फिर उसका डिसऑर्डर बता दिए थे डब्ल्यूबीसी का। इतने पॉइंट पर हम पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। और आप लोग को हम बता दें कि इस लेक्चर में हम प्लेटलेट्स के बारे में जितना भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसका जो जो टाइप है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर और कंपोजिशन पे, और इसका जो डिसऑर्डर है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जितना भी लेक्चर ला सके हर एक अलग अलग यूनिट पे, तो आप लोग तक तुरंत नोटिफिकेशन गिर जाए। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए सबसे पहले हम प्लेटलेट्स के पर कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हम प्लेटलेट्स के बारे में कुछ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले हम बता देते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या दिया गया है, ओरिजिनेशन। ओरिजिनेशन जो है प्लेटलेट्स का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, कैसे होता है, यहाँ पर दिया गया ओरिजिनेशन में CFUM। आप लोग को हम बता दें, यदि आप लोग को CFUM के बारे में नहीं नॉलेज हो तो आप लोग पिछला लेक्चर जाके देख सकते हैं। उस लेक्चर में हम बहुत डीपली तरह से बता दिए हैं कि CFUM का कहाँ से मतलब ओरिजिनेट होता है, ये क्या है CFUM, ये कहाँ से आता है। जैसा कि आप लोग को हम पिछला लेक्चर में बता दिए थे, एक बोन मैरो जैसे होता है, बोन मैरो में एक स्टीम सेल्स होता है, उससे मतलब जो होता है यहाँ पर बना होता है एक UPHSC के नाम से एक सेल होता है। यहाँ पर UPHSC का निर्माण होता है, UPHSC से CPHSC में कन्वर्ट होता है। UPHSC जो है अनकमिटेड जो कमिटेड में चेंज होता है, उससे मतलब कमिटेड जो CPHSC है वो 3 पार्ट में बढ़ जाता है। एक CFUE, CFUM, CFUF। ये जो 3 पार्ट जो बढ़ता है, उसका जो दूसरा पार्ट है CFU, क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट M, इससे जो प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, वही यहाँ पर दिया गया ओरिजिनेशन जो है CFUM से यहाँ पर होता है। प्लेटलेट्स का जो ओरिजिनेशन होता है, क्वेश्चन यदि आप लोग का आएगा ओरिजिनेशन इसका कहाँ से होता है प्लेटलेट्स का, तो आप लोग पढ़िएगा CFUM, वहाँ पर टिक कीजिएगा CFUM, क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट M। अगला टॉपिक देखिए आप लोग, अगला पॉइंट क्या है, लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन इसका कितना है, जीवन अवधि जो प्लेटलेट्स का है 8 से 11 दिन। आप लोग को पूछेगा यदि प्लेटलेट्स का जीवन अवधि कितना है, तो आप लोग बताइएगा 8 से 11 दिन इसका जीवन अवधि है। अगला जो आप लोग यहाँ पर देखिए, अगला जो पॉइंट है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इज द स्मॉल सेल इन ह्यूमन बींग्स। एस्पेक्ट में यहाँ पर है स्पर्म। यहाँ पर आप लोग को बता दें कि प्लेटलेट जो होता है मानव का सबसे छोटा मतलब जो सेल होता है। यहाँ पर अपवाद में स्पर्म दिया गया। यदि आप लोग को कोई मतलब पूछे ऐसे कि मेल में कि कौन सा सबसे छोटा सेल्स है और फीमेल्स में, यदि मेल्स में पूछेगा तो स्पर्म बताइएगा। अलग अलग यदि पूछेगा मेल्स और फीमेल्स में दोनों में, तो इसका अलग आंसर होता है। यदि वहाँ पर यदि कोई मेल्स या फीमेल्स नहीं दिया गया, डायरेक्ट ह्यूमन बींग्स दिया गया है, तो आप लोग प्लेटलेट्स बोलिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, प्लेटलेट्स इज द स्मॉल सेल इन ह्यूमन बींग्स। अगला पॉइंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट, प्लेटलेट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट। यहाँ पर देखिए प्लेटलेट्स का मतलब प्लेटलेट्स इज द ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट है। आप लोग को हम बता दें कि प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप लोग को क्वेश्चन आएगा यदि प्लेटलेट्स का तो दूसरा नाम क्या है या थ्रोम्बोसाइट किसको बोला जाता है, तो आप लोग बोलिएगा थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स को बोला जाता है, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट है। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट क्या है, नॉर्मल वैल्यू। प्लेटलेट्स का नॉर्मल वैल्यू कितना है, 2 से 4 लाख पर MM3। आप लोग यह मतलब एक यदि आप लोग टेस्ट करवाते हैं, उस टेस्ट का मतलब जो आप लोग निकालते हैं टेस्ट, तो उसमें भी दिया रहता है यहाँ पर 2 से 4 लाख पर MM3 नॉर्मल वैल्यू में प्लेटलेट्स का। आगे आप लोग को डिसऑर्डर भी बताएंगे, घट जाता है तो क्या होता है, बढ़ जाता है तो क्या होता है। आप लोग कंटिन्यू रहिए वीडियो में बहुत चीज़ बताने वाले हैं प्लेटलेट्स के बारे में। आज पूरा लेक्चर प्लेटलेट्स के बारे में होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू आप लोग को बता दें, प्लेटलेट्स का जो नॉर्मल वैल्यू है
2 से 4 लाख पर MMQ है। अगला आप लोग को बताएं, अगला क्या है। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स। अगला जो यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है वो यहाँ पर दिया गया है। आइए यहाँ पर देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स। आप लोग को हम बता दें कि यहाँ पर स्टेज इन प्लेटलेट्स प्रोडक्शन। प्लेटलेट्स का जो प्रोडक्शन होता है वो टोटल 3 स्टेज में होता है। ये यहाँ पर दिया गया है टोटल 3 स्टेज में होता है और वो तीनों स्टेज कंप्लीट करने में इसको 10 डेज लगता है, 10 दिन। जो फॉर्मेशन होता है प्लेटलेट्स का उसको 3 स्टेज में बांटा गया है और ये तीनों स्टेज कंप्लीट करने में इसको 10 दिन का टाइम लगता है। 10 दिन में तीनों स्टेज कंप्लीट हो जाएगा, इसका प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन हो जाए, प्रोडक्शन हो जाएगा। अब आप लोग को हम बता दें कि इसका पहला स्टेज कौन है, दूसरा स्टेज कौन है, तीसरा स्टेज कौन है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, जो इसका जो पहला स्टेज है मेगा कैरियोब्लास्ट है। इसका पहला जो स्टेज बोला गया है वो मेगा कैरियोब्लास्ट है और इसका दूसरा जो स्टेज है प्रो मेगा कैरियोसाइट है। यहाँ पर देखिए इसका दूसरा जो स्टेज बताया गया है प्रो मेगा कैरियोसाइट है और इसका देखिए यहाँ पर तीसरा जो स्टेज है मेगा कैरियोसाइट है। ये तीनों स्टेज को आप लोग को हम आगे डीपली डिस्क्राइब करेंगे बहुत बड़ा तरीका से, तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू रखिए। यहाँ पर अगला जो टॉपिक है, अगला देखिए अगला जो पॉइंट बताया गया साइट। इसका फॉर्मेशन है किस साइड से होता है, तो यहाँ पर बोला गया है साइट में बोन मैरो। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो से होता है प्लेटलेट्स का। इसका साइट जो है वो बोन मैरो है। अगला देखिए इसका जो स्टीम सेल्स हम पहले पीछे बता दिए थे। UPHSC जो कन्वर्ट होता है CPHSC में कमिटेड में, उसको PHSC बोला जाता है। कमिटेड हटा के इसको PHSC बोला जाएगा। जैसे PHSC बोला जाएगा, इसका फॉर्मेशन होगा CFUM से। यहाँ पर देख लीजिएगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर UPHSC कन्वर्ट होता है CPHSC में और यहाँ पर देख सकते हैं उससे फॉर्मेशन होगा CFUM का। अगला जो आप लोग यहाँ पर देखिए अगला टॉपिक क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं अगला जो पॉइंट है मेगा कैरियोब्लास्ट। ये जो मेगा कैरियोब्लास्ट है, यहाँ पर देखिए मेगा कैरियोब्लास्ट जो है इसका मतलब इसका फर्स्ट स्टेज है। प्लेटलेट्स टोटल जो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है वो टोटल 3 स्टेज में होता है। पहला मेगा कैरियोब्लास्ट। ये आप लोग को हम बताते हैं कि इसका जो पहला स्ट्रक्चर है मतलब पहला स्टेज है मेगा कैरियोब्लास्ट। आप लोग को इस लेक्चर में हम बता रहे हैं कि अभी आप लोग को इस पॉइंट में स्टेज के बारे में हम आप लोग को बता रहे हैं, मेगा कैरियोब्लास्ट के बारे में। यहाँ पर देखिए मेगा कैरियोब्लास्ट किसको कहा जाता है, आप लोग को हम बता दें कि मेगा कैरियोब्लास्ट किसको कहा जाता है। ये जो है मेगा कैरियोब्लास्ट ये ईयरली रिकॉग्नाइजेबल सेल है। ये मतलब सेल जो है ईयरली रिकॉग्नाइज है। इसके आगे देखिए दूसरा जो पॉइंट है, पहला पॉइंट हम बता दिए और इसका आगे दूसरा जो पॉइंट है CFUM है, मतलब क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट में मेगा कैरियोब्लास्ट जो है मेगा कैरियोसाइट CFUM, ये डिफरेंट होता है फ्रॉम मेगा कैरियोब्लास्ट से। ये जो CFUM है ये डिफरेंट है मेगा कैरियोब्लास्ट जो है इसका पहला स्टेज, इससे डिफरेंट है CFU क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट M, इससे डिफरेंट है। क्योंकि क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट प्लेटलेट्स का मतलब जो होता है स्टीम सेल्स, उससे मतलब CFUM से ही फॉर्मेशन होता है मतलब प्लेटलेट्स का। और प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन में टोटल 3 स्टेज है, मेगा कैरियोब्लास्ट, प्रो मेगा कैरियोसाइट और मेगा कैरियोसाइट। यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो पहला जो मेगा कैरियोब्लास्ट है इससे डिफरेंट है CFUM। इसका जो अगला पॉइंट है, यह अगला पॉइंट आप लोग देख सकते हैं डायमीटर। मेगा कैरियोब्लास्ट का जो डायमीटर बताया गया है यहाँ पर देखिए 20 से 30 mm। ये जो डायमीटर है मेगा कैरियोब्लास्ट का ये 20 से 30 mm यहाँ पर बताया गया है। इसका जो डायमीटर है 20 से 30 mm है। अगला देख सकते हैं आप लोग साइटोप्लाज्म। अगला जो टॉपिक है साइटोप्लाज्म, ये स्मॉल है और ब्लू कलर, इसका कलर जो है ये ब्लू है। आप लोग को बता दें कि ये स्मॉल है और ब्लू कलर है। ये जो ग्रेन्युलाल्स हम बताए थे पीछे जो हम आप लोग को बताए थे ग्रेन्युलार्स और ए ग्रेन्युलार्स,
तो वही यहाँ पर बताया गया है। ये जो साइटोप्लाज्म है स्मॉल है, ब्लू कलर का होता है, नल ग्रेन्यूल्स होता है। इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाया जाता है, नल ग्रेन्यूल्स होता है। अगला आप लोग देख सकते हैं आगे क्या बताया गया है इसमें। अगला देखिए, ये जो न्यूक्लियस इसका जो होता है न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस लार्ज होता है। यहाँ पर दिया गया है इसका न्यूक्लियस का शेप दिया गया है। यहाँ पर आप लोग को हम बता दें, इसका जो न्यूक्लियस का शेप दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं न्यूक्लियस जो है लार्ज है, ओरल शेप है, ओरल शेप, यहाँ पर ओवल शेप, लार्ज शेप है। इसका न्यूक्लियस का शेप माइकोब्लास्ट का, मेगाकैरियोब्लास्ट का जो है न्यूक्लियस का लार्ज शेप है, और इसका जो न्यूक्लियस का शेप लार्ज ओवल शेप किडनी शेप है। यहाँ पर तीनों मतलब तीनों में से एक कोई आप लोग बोल सकते हैं, लार्ज शेप, ओवल शेप, किडनी शेप। आगे देखिए मेगाकैरियोसाइट के बारे में हम बताते हैं। अब इसका जो सेकेंड स्टेज है, इसका सेकेंड स्टेज है मेगाकैरियोसाइट। मेगाकैरियोसाइट के बारे में आप लोग देखिए, मेगाकैरियोसाइट जो है, यहाँ पर देखिए मेगाकैरियोसाइट जो है, यहाँ पर इसका डायमीटर के बारे में आप लोग को बता। डायमीटर जो होता है लार्ज सेल विथ 30 to 90 mm इन डायमीटर। इसका जो डायमीटर है वो सबसे बड़ा सेल के साथ 30 से 90 mm, मतलब इसका जो डायमीटर होता है 30 से 90 mm होता है। इसका डायमीटर जो होता है 30 से 90 mm होता है। न्यूक्लियस, इसका जो न्यूक्लियस होता है सिंगल मल्टी लोडेड होता है। यहाँ पर देख सकते हैं सिंगल मल्टी लोडेड, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो सिंगल मल्टी लोडेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका न्यूक्लियस है ये सिंगल है, मल्टी लोडेड है। यहाँ पर देख सकते हैं मल्टी लोडेड है इसका न्यूक्लियस। यहाँ पर देख सकते हैं इसका न्यूक्लियस जो है मल्टी लोडेड है। आगे आप लोग को हम बता देते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। इसका जो साइटोप्लाज्म है अब्यूडेंट विथ रेड पॉपुलर, यहाँ अब्यूडेंट विथ रेड पर्पल ग्रेन्यूल्स जो है वो रेड पर्पल कलर के होता है। यहाँ पर देख सकते हैं रेड पर्पल कलर, यहाँ पर ग्रेन्यूल्स जो होता है साइटोप्लाज्म में रेड पर्पल कलर के होता है। यहाँ पर वो देखिए आगे सेल मार्जिन यहाँ पर क्या है, सेल जो है इसका सेल मार्जिन है वो इरेगुलर विथ मैनी, यहाँ पर देख सकते हैं सेल के बारे में बता। यहाँ पर देख सकते हैं सेल मार्जिन इरेगुलर विथ मैनी सीडोपोडिया व्हिच गेट्स डिटेक्टिव इनटू ब्लड एंड फॉर्म प्लेटलेट्स। यहाँ पर आप लोग को उतना ज़रूरत नहीं है, यह पॉइंट उतना पूछा नहीं जाता है, बट यहाँ पर बता देते हैं इसका सेल मार्जिन जो होता है इरेगुलर होता है, और ये सीडोपोडिया व्हिच गेट्स डिटेक्ट, यह ब्लड और प्लेटलेट्स के से डिटेक्ट करता है ये दोनों को। आगे देखिए अगला जो आप लोग को हम बता दें, अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है, 1 मेगाकैरियोसाइट। एक मेगाकैरियोसाइट जो है यहाँ पर दिया गया है, एक मेगाकैरियोसाइट जो है वो 4000 से प्लेटलेट्स मतलब 4000 प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करता है एक मेगाकैरियोसाइट। यहाँ पर देख सकते हैं 1 मेगाकैरियोसाइट इसका 4 प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करता है। अगला जो हम आप लोग को अगला हम बताते हैं लाइफ स्पेन ऑफ, यहाँ पर देख सकते हैं अगला जो है, यहाँ पर देखिए अगला स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स। यहाँ पर आगे आप लोग को हम बताते हैं स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बारे में आप लोग को हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स स्मॉल प्लेट लाइक, ये जो प्लेटलेट्स होता है एक छोटा प्लेट के जैसे होता है। थ्रोम्बोसाइट, इसका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट है, जिसका थ्रोम्बो का मतलब जो मीन्स होता है, थ्रोम्बो का मीन्स यहाँ पर दिया गया क्लॉट, जमना। यहाँ पर देख सकते हैं थ्रोम्बो का यहाँ पर मीनिंग्स जो दिया गया क्लॉट दिया गया। थ्रोम्बो का जो मीनिंग्स होता है क्लॉट होता है, और साइट्स का मीनिंग जो होता है सेल होता है। ये मतलब क्लॉट और सेल ये दोनों मिलाकर इसका नाम थ्रोम्बोसाइट दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं इस दोनों का नाम जो दिया गया है थ्रोम्बोसाइट। जो थ्रोम्बो पहला जो थ्रोम्बो का मीन्स क्लॉट है, और साइट का जो मीन्स है सेल है। यहाँ पर देख सकते हैं अगला जो इसका पॉइंट है, अगला पॉइंट हम बताने वाले हैं। इसका अगला पॉइंट साइज के बारे में है। प्लेटलेट्स का जो साइज है स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स, ये जो प्लेटलेट्स का साइज है ये स्मॉल साइज है, और सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड सेल ये होता है। इसका जो साइज है
वो 2 से 4 माइक्रोन है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो साइज दिया गया 2 से 4 माइक्रोन इसका साइज होता है। अगला इसका पॉइंट हम बताते हैं, इसका स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन में अगला पॉइंट क्या है, शेप के बारे में बता गया है। इसका जो प्लेटलेट्स का शेप है ये मतलब ये 2 टाइप से बटा होता है इसका शेप। पहला जो टाइप होता है इनएक्टिव फॉर्म होता है। इसका जो शेप होता है ये पहला जो इसका शेप होता है इनएक्टिव पार्ट होता है, इनएक्टिव, और दूसरा जो होता है एक्टिव होता है। पहला जो होता है एक्टिव फॉर्म होता है, पहला इनएक्टिव फॉर्म, दूसरा एक्टिव फॉर्म। अब आप लोग को हम बताते हैं एक्टिव फॉर्म। अब बताते हैं प्लेटलेट्स डायरेक्ट एक्टिव फॉर्म नहीं होता है, वो पहले इनएक्टिव फॉर्म रहता है। इसलिए उसका जो इनएक्टिव फॉर्म शेप होता है वो होता है ओवल शेप होता है, पहले ओवल शेप, और फिर होता है रॉड शेप। ये रॉड शेप होता है। उसके बाद डिस्क शेप होता है, रॉड शेप होता है, रॉड शेप। उसके बाद जो होता है ये रॉड शेप, उसके बाद होता है डिस्क शेप, उसके बाद ये होता है जो डिस्क शेप होता है, डिस्क शेप। डिस्क जो आप लोग देखे होंगे डिस्क शेप, वही हुआ डिस्क शेप। एक्टिव फॉर्म जब होता है ये तब होता है डंबल शेप का। जब ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है प्लेटलेट्स तब ये डंबल शेप का हो जाता है, कोमा शेप का हो जाता है। ये एक्टिव फॉर्म डंबल शेप का हो जाता है, कोमा शेप का हो जाता है। देखिए आपको हम शेप बता दिए हैं। 2 टाइप का होता है, पहला इनएक्टिव फॉर्म होता है, दूसरा एक्टिव फॉर्म होता है। एक्टिव फॉर्म में इनएक्टिव फॉर्म में होगा ओवल शेप का, रॉड शेप का, डिस्क शेप का, और एक्टिव फॉर्म में जो होता है डंबल शेप का होगा और कोमा शेप का होगा, अनयूजुअल शेप का होगा। आगे देखिए अगला हम आप लोग को वॉल्यूम के बारे में बताते हैं। इसका वॉल्यूम जो है, इसका वॉल्यूम प्लेटलेट्स का है 5.8 माइक्रोन क्यूब है। ये इसका प्लेटलेट्स का वॉल्यूम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट होता है। वॉल्यूम जो है 5.8 माइक्रोन क्यूब होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है। अगला देखिए इसका कलर। प्लेटलेट्स का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है। यहाँ पर दिया गया है प्लेटलेट्स का जो कलर है वो कलरलेस है। इसी के साथ आप इतना स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन में इतना पॉइंट पढ़ लिए हैं, और इसी के साथ आप लोग आगे देखिए आगे क्या है। आगे अगला पॉइंट आप लोग को हम बताने वाले हैं। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पर देखिए, इसका देखिए अगला टॉपिक में क्या बोला गया है। अगला टॉपिक लेसिमान स्टेनिंग। यहाँ पर देख सकते हैं फेथ ब्लू साइटोप्लाज्म विथ रेडिस पर्पल ग्रेन्यूल्स। इसका जो मतलब है लेसिमान स्टेनिंग में बोला गया, ये एक थ्योरी है। यहाँ पर देख सकते हैं साइटोप्लाज्म जो ब्लू साइटोप्लाज्म होता है उसमें पर्पल कलर के ग्रेन्यूल्स होता है। यहाँ पर देख सकते हैं पर्पल कलर का ग्रेन्यूल्स होता है। अगला जो यहाँ पर पॉइंट दिया गया, अगला पॉइंट आप लोग देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस जो होता है यहाँ पर अब्सेंट होता है। यहाँ पर बताया गया है प्लेटलेट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो अब्सेंट होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। इसी के साथ आप लोग को अगला पॉइंट हम बताने वाले हैं। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पर देखिए, अगला पॉइंट इसके बारे में हम बता रहे हैं आप लोग को। अगला जो पॉइंट है यहाँ पर देखिए, आइए आप लोग को हम बता दें कि पिछले जो फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है प्लेटलेट्स का, टोटल 10 दिन में जो होता है 3 स्टेज कंप्लीट होता है। 10 दिन तीनों स्टेज के बारे में हम आप लोग को बता दिए। अब हम आप लोग को स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटलेट्स का स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर जो है वो प्लेटलेट्स का 3 स्ट्रक्चर बोला गया है। यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर में प्लेटलेट्स को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला जो इसका पार्ट है सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो इसका प्लेटलेट्स का पार्ट है, स्ट्रक्चर है, वो सेल मेम्ब्रेन है। और दूसरा जो इसका है माइक्रोट्यूब्यूल्स है। इसका दूसरा जो स्ट्रक्चर है माइक्रोट्यूब्यूल्स है। और तीसरा इसका स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म है। ये तीनों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर से ये तीनों स्ट्रक्चर बांटा गया है। सेल मेम्ब्रेन, माइक्रोट्यूब्यूल्स और साइटोप्लाज्म, ये तीनों बांटा गया है। पहला हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आगे आप लोग को हम बताने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। आप लोग वीडियो को कंटिन्यू रखिए।
आइए आप लोग को जो इसका पहला जो मतलब स्ट्रक्चर है प्लेटलेट्स का, उसके बारे में हम बताने वाले हैं। पहला जो स्ट्रक्चर है प्लेटलेट्स का, उसके बारे में हम आप लोग को बता दें, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर देखिए सेल मेम्ब्रेन के बारे में आप लोग को हम बता दें, 6 नैनोमीटर थिक ट्राइलिमिनार मेम्ब्रेन। इसका जो मतलब मेम्ब्रेन है वो ट्राइलिमिनार मेम्ब्रेन होता है, जो कि 6 नैनोमीटर मोटा होता है सेल मेम्ब्रेन का। अगला पॉइंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसका अगला पॉइंट क्या है। इसका अगला पॉइंट के बारे में आप लोग को हम बता दें, कंसिस्ट करता है। ये कंसिस्ट ऑफ लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन। ये जो है सेल मेम्ब्रेन, ये जो कंसिस्ट करता है, पहला लिपिड्स का, दूसरा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का, और तीसरा प्रोटीन का। उस पर से हम बता देते हैं लिपिड्स में कौन सा लिपिड है, फॉस्फोलिपिड्स। उसके आगे देखिए कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड्स। ये 3 लिपिड्स जो है उसको कंसिस्ट करता है सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर दे फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड्स। अगला देखिए कार्बोहाइड्रेट्स है, उसके बाद प्रोटीन्स, कौन सा प्रोटीन्स को कंसिस्ट करता है वो बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए ये जो प्रोटीन है ग्लाइकोप्रोटीन्स, यहाँ पर जो है ये प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन को कंसिस्ट करता है सेल मेम्ब्रेन। यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। ये 6 नैनोमीटर मोटा होता है, ट्राइलमिनार मेम्ब्रेन है। और उसके बाद कंसिस्ट करता है लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का। लिपिड में फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड, और प्रोटीन में है ग्लाइकोप्रोटीन को ही कंसिस्ट करता है सेल मेम्ब्रेन। आगे आप लोग देखते रहिए, सेल मेम्ब्रेन के बारे में और कुछ हम बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, आइए सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम और कुछ बता देते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बारे में, फॉस्फोलिपिड्स ऑफ मेम्ब्रेन कंटेन्स फैक्टर 3 इम्पोर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। यहाँ पर हम आप लोग को बताते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग का जो फैक्टर है टोटल 13 फैक्टर होता है। अगला लेक्चर में हम ब्लड के बारे में ही बताने वाले हैं, और ब्लड ग्रुप बताने वाले हैं, RH फैक्टर के बारे में बताएंगे। तो आप लोग कंटिन्यू रहिएगा लेक्चर में। यहाँ पर देखिए टोटल जो उसका फैक्टर होता है ब्लड क्लॉटिंग का, टोटल 13 फैक्टर होता है। उसी में फैक्टर 3 जो है इम्पोर्टेंट है ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में। यहाँ पर देख सकते हैं फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन जो होता है फॉस्फोलिपिड का मेम्ब्रेन, वो कंटेन करता है फैक्टर 3, जो कि इम्पोर्टेंट है ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में। यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है। अगला देखिए ग्लाइकोप्रोटीन्स के बारे में हम बता देते हैं। फॉर्मिंग सरफेस कोट्स ऑफ प्लेटलेट्स, यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मिंग सरफेस कोट्स ऑफ प्लेटलेट्स। ये जो है प्लेटलेट्स का सरफेस कोट फॉर्म करता है। मतलब ग्लाइकोप्रोटीन जो है सेल मेम्ब्रेन का जो मतलब प्लेटलेट्स का जो है सरफेस को कोट करता है, बनाता है, फॉर्मिंग करता है। अगला आप लोग को इसी तरह से बने रहिए। अगला जो पॉइंट है उसके बारे में हम आप लोग को बताने वाले हैं। इसका देखिए अगला सेल मेम्ब्रेन के बारे में और कुछ दिया गया है, यहाँ पर आप लोग को हम बता दें। आइए हम आप लोग को सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ और बता देते हैं। यहाँ पर देखिए कैनिकुलर सिस्टम का दूसरा नाम सरफेस कनेक्टिंग सिस्टम भी है। यहाँ पर आप लोग को दिया गया है कैनिकुलर सिस्टम के बारे में। सरफेस ऑफ प्लेटलेट्स इन्वेजिनेट टू फ्रॉम सर्किकुलर सिस्टम और सरफेस कनेक्टिंग सिस्टम। यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है सरफेस ऑफ प्लेटलेट्स इन्वेजिनेट, जो कि मतलब प्लेटलेट्स का जो सरफेस होता है इन्वेजिनेट टू फ्रॉम कैनिकुलर जो सिस्टम है वो मतलब सरफेस प्लेटलेट्स का जो सरफेस करता होता है उसको इन्वेजिनेट करता है। अगला जो यहाँ पर देखिए रिसेप्टर्स, यहाँ पर रिसेप्टर्स के बारे में आप लोग को बता देते हैं। फॉर कोलम्बिंग विथ कोलेजन एंड फाइब्रोजेन, यहाँ पर जो रिसेप्टर प्लेटलेट्स का जो सेल मेम्ब्रेन का रिसेप्टर है वो जो फॉर कोलम्बिंग जब होता है उस कोलम्बिंग मतलब के लिए, फॉर कोलम्बिंग के लिए विथ कोलेजन एंड फाइब्रोजेन एंड कोलेजन के साथ उसका कोलम्बिंग के लिए रिसेप्टर वहाँ पर मौजूद होता है। अगला जो आप लोग का टॉपिक है वो आप लोग को हम बता दें, ये आप लोग के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए आप लोग इस पॉइंट पर उतना ध्यान मत दीजिए। जितना आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही इस लेक्चर में हम बताने वाले हैं। यही काफ़ी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत डीपली आप लोग को हम बता रहे हैं, थोड़ा आप लोग याद रखिएगा। अगला आप लोग का जो टॉपिक है वो बताने वाले हैं। देखिए
देखिए टोटल प्लेटलेट्स का 3 स्ट्रक्चर था। पहला स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन था और दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स है। दूसरा जो स्ट्रक्चर इसका है माइक्रोट्यूब्यूल्स है। माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में हम बताने वाले हैं। यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में आप लोग देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में आप लोग को हम बता दें। मेड अप ऑफ, ये बना होता है मेड अप ऑफ पॉलीमराइज प्रोटीन कॉल्ड ट्यूबुलिन्स। यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स जो बना होता है मेड अप ऑफ पॉलीमराइज प्रोटीन्स होता है। एक तरह के प्रोटीन्स है पॉलीमराइज प्रोटीन्स, वो कॉल्ड, उसको ट्यूबुलिन्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रोटीन का पार्ट है, पॉलीमराइज प्रोटीन है जो ट्यूब्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये मेड अप माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये बना होता है, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये बना होता है पॉलीमराइज प्रोटीन से और उसका ट्यूबुलिन्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो है फ्रॉम कॉम्पैक्ट बंडल बिलो मेम्ब्रेन एंड इन सर्कल होल साइटोप्लाज्म। ये जो है मतलब कॉम्पैक्ट बंडल के मतलब नीचे, ये जो बंडल है बंडल के नीचे ये मेम्ब्रेन और सर्कल के रूप में इसका अंदर जो है ये साइटोप्लाज्म पाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ आप लोग को अगला पॉइंट हम बताने वाले हैं, तो आप लोग कंटिन्यू रहिए वीडियो में। यहाँ पर अगला, इसका जो अगला पॉइंट है वो है रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्क्वाइड शेप। ये जो मतलब प्लेटलेट्स जो है डिस्क्वाइड शेप का मतलब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है। इसका सेकेंड स्ट्रक्चर माइक्रोट्यूब्यूल्स है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है मतलब डिस्क्वाइड शेप का, उसमें रिस्पॉन्सिबल है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स। प्लेटलेट्स का जो स्ट्रक्चर होता है ये डिस्क्वाइड शेप का, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्क्वाइड शेप, ये जो डिस्क्वाइड शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी के साथ आपको अगला साइटोप्लाज्म के बारे में बताने वाले हैं। देखिए आप लोग को हम बता दें कि पहला जो प्लेटलेट्स का टोटल 3 स्ट्रक्चर था, उसमें पहला स्ट्रक्चर आप लोग को हम बता दें सेल मेम्ब्रेन था और दूसरा स्ट्रक्चर जो आप लोग को बता दें माइक्रोट्यूब्यूल्स था। ये दोनों के बारे में आप लोग को हम बता दिए हैं पीछे। अब इसका जो तीसरा जो मतलब इसका जो तीसरा है, आइए इसका जो तीसरा स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म, इसका देख सकते हैं तीसरा स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म है, उसके बारे में आप लोग को हम बताते हैं। साइटोप्लाज्म ये कंटेन करता है गोल्जी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर देख सकते हैं ये कंटेन करता है गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइक्रोकोन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोकॉन्विक्शल्स, फिलामेंट्स, ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन, लाइसोसोम, प्रोटीन, एंजाइम एंड हार्मोनल सब्सटेंस। ये मतलब साइटोप्लाज्म जो है ये कंटेन करता है इतना, मतलब जितना भी चीज़ दिया गया है मटेरियल उतना चीज़ को कंटेन करता है। इसमें सबसे पहला है कंटेंट में गोल्जी एपरेटस। ये जितना भी पॉइंट दिया गया है ये सभी याद रखिएगा कौन कौन चीज़ को ये साइटोप्लाज्म जो है कंटेन करता है। साइटोप्लाज्म कंटेन गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोकोन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रो कवर्शियल्स, फिलामेंट्स, ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन, लाइसोसोम, प्रोटीन, एंजाइम एंड हार्मोनल सब्सटेंस। इतने चीज़ को साइटोप्लाज्म कंटेन करता है। इसी के साथ अगला जो आप लोग को हम पॉइंट बताने वाले हैं, देखिए अगला पॉइंट गोल्जी एपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आप लोग को हम बता दें। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है गोल्जी एपरेटस के बारे में। यहाँ पर गोल्जी एपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर देखिए गोल्जी एपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में यहाँ पर देखिए सिंथेसिस वेरियस एंजाइम। ये जो है सिंथेसिस करता है वेरियस एंजाइम, कुछ अधिक एंजाइम को ये सिंथेसिस करता है गोल्जी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मतलब बहुत अधिक मात्रा में स्टोर करता है, कैल्शियम को स्टोर करता है। यहाँ पर दिया गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम को स्टोर करता है। इसी के साथ आप लोग को अगला जो हम टॉपिक बताने वाले हैं, आप लोग देखिए अगला टॉपिक क्या है। यहाँ पर अगला पॉइंट आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताने वाले हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोग को बताने वाले। इसका माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल, यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है
प्रोड्यूस एटीपी एंड एडीपी। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है प्रोड्यूस करता है एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को ये मतलब प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम आप लोग को बता दिए। इसी के साथ आप लोग अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक क्या है वो आप लोग को हम बता देते हैं। यहाँ पर देखिए अगला टॉपिक के बारे में क्या है। अगला टॉपिक आइए आप लोग को हम बता दें कि सबसे पहले हम आप सभी को बताए थे कि साइटोप्लाज्म कंटेंट करता है, जो भी चीज़ को हम बताए थे उसमें एक कंट्रैक्टाइल प्रोटीन भी है, उसमें कंट्रैक्टाइल प्रोटीन को भी ये मतलब कंटेंट करता है। इसमें कंट्रैक्टाइल प्रोटीन जो है, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन में यहाँ पर देख सकते हैं एक्टिन एंड मायोसिन, ये प्रोटीन का टाइप है एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन। सेम एज डोज ऑफ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन और मसल्स, ये जो है मतलब सेम उसका कंट्रैक्टाइल प्रोटीन का मसल्स का जो है कंट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है उससे सेम है एक्टिन एंड मायोसिन। यहाँ पर देख सकते हैं रिस्पॉन्सिबल ऑफ प्लेटलेट्स कॉन्ट्रैक्शन एंड क्लॉट रिट्रैक्शन। यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेटलेट कॉन्ट्रैक्शन एंड क्लॉट रिट्रैक्शन। ये जो है कंट्रैक्टाइल प्रोटीन ये मतलब प्लेटलेट्स को कॉन्ट्रैक्शन और क्लॉट रिट्रैक्शन को में रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्स करता है प्लेटलेट्स का कॉन्ट्रैक्ट और क्लॉट रिट्रैक्शन में। अगला जो है इसका अगला पॉइंट के बारे में आप लोग को बता दें। प्रोटीन में पहला प्रोटीन हम बता दिए एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन, और दूसरा जो अदर प्रोटीन में यहाँ पर देख सकते हैं अदर प्रोटीन में क्या है। यहाँ पर देखिए अदर प्रोटीन के बारे में बोला गया फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर जो है ये इम्पोर्टेंट इन ब्लड कोगुलाइजेशन, ब्लड जो क्लॉट करता है उसका मतलब प्रोसेस कौन कौन सा है, उसका जो लास्ट प्रोसेस होता है कोगुलाइजेशन का प्रोसेस होता है वही यहाँ पर बोला गया इम्पोर्टेंट इन ब्लड कोगुलाइजेशन। यहाँ ब्लड कोगुलाइजेशन का फाइब्रिन एंड स्टेबलाइजिंग फैक्टर जो है इम्पोर्टेंट करता है ब्लड कोगुलाइजेशन में। अगला देखिए प्लेटलेट्स ड्राइव ग्रोथ फैक्टर। प्लेटलेट्स जो होता है वो ग्रोथ फैक्टर का ड्राइव करता है, प्लेटलेट्स ड्राइव ग्रोथ फैक्टर। यहाँ पर देख सकते हैं अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट के बारे में आप लोग को हम बता दें। इसका अगला जो पॉइंट है देखिए यहाँ पर दिया गया है। अगला जो टॉपिक है बॉन विलेवर्ड फैक्टर, ये यहाँ पर देख सकते हैं। अगला जो यहाँ पर टॉपिक है बॉन विलेवर्ड फैक्टर फॉर प्लेटलेट्स एनहेंस। ये जो एनहेंस जो है ये जो प्लेटलेट्स को एनहांस करता है करने के लिए बॉन विलेवर्ड फैक्टर इम्पोर्टेंट है। अगला टॉपिक ग्रेन्यूल्स है। ग्रेन्यूल्स के बारे में हम पीछे भी बता दिए थे, ग्रेन्यूल्स के बारे में यहाँ पर भी आप लोग को हम बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू रहिए। यहाँ पर हम आप लोग को हम बता दें कि ग्रेन्यूल्स और एक ग्रेन्यूल्स क्या चीज़ है। यहाँ पर देखिए ग्रेन्यूल्स दो पार्ट में बांटा जाता है। प्लेटलेट्स का जो मतलब इसका जो हम बता दे रहे हैं, इसका जो है कंपोजिशन ही है ग्रेन्यूल्स, मतलब प्लेटलेट्स का जो कंपोजिशन ही है ग्रेन्यूल्स। ये ग्रेन्यूल्स दो पार्ट में बांटा जाता है। एक डेंस ग्रेन्यूल्स होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, एक डेंस ग्रेन्यूल्स होता है और दूसरा अल्फा ग्रेन्यूल्स होता है। यहाँ पर देखिए डेंस ग्रेन्यूल्स जो होता है कंटेंट जो फॉस्फोलिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, एटीपी, सीरोटोनिन, फिफ्थ एचटी जो है विच है ऑब्टेन वाइल पासिंग थ्रू जीआईटी। यहाँ पर देख सकते हैं डेंस ग्रेन्यूल्स प्लेटलेट्स ग्रेन्यूल्स दो पार्ट में होता है, डेंस ग्रेन्यूल्स, अल्फा ग्रेन्यूल्स। इसमें डेंस ग्रेन्यूल्स में आप लोग देखिए कंटेंट फॉस्फोलिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, एडीपी, सीरोटोनिन, इतना चीज़ का ये कंटेंट करता है डेंस ग्रेन्यूल्स। यहाँ पर देखिए अल्फा ग्रेन्यूल्स के बारे में हम आप लोग को बताएं कंटेन सीक्रेट प्रोटीन एज क्लोटिंग फैक्टर एंड पीडीजीएफ के बारे में हम बाद में बताने वाले हैं। अगला लेक्चर में अच्छी तरह से बताएंगे पीडीजीएफ के बारे में, तो आप लोग धैर्य बना के रखिए। कंटेन सीक्रेट प्रोटीन, ये जो है मतलब अल्फा ग्रेन्यूल्स कुछ प्रोटीन का सीक्रेट करता है जो कि क्लोटिंग फैक्टर में हेल्प करता है। क्लोटिंग फैक्टर जैसे क्लोटिंग फैक्टर टोटल 13 होता है, जैसे पहला, 5वां और 8वां, ये जो 3 क्लोटिंग फैक्टर है
वो प्रोटीन अल्फा ग्रेन्यूल्स कंटेन और सीक्रेट दोनों करता है। मतलब क्लोटिंग फैक्टर 3 जो क्लोटिंग फैक्टर, पहला क्लोटिंग, तीसरा क्लोटिंग फैक्टर और 8वां क्लोटिंग फैक्टर, वो 3 फैक्टर को ये मतलब अल्फा ग्रेन्यूल सीक्रेट करता है। यहाँ पर देखिए अल्फा ग्रेन्यूल जो होता है प्लेटलेट्स ड्राइव यहाँ पर देख सकते हैं अल्फा ग्रेन्यूल्स जो है प्लेटलेट्स ड्राइव ग्रोथ फैक्टर जो है उसको भी मतलब सीक्रेट करता है, प्लेटलेट्स ड्राइव ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ फैक्टर। अगला पॉइंट आप लोग देखिए, इसी के साथ अगला टॉपिक क्या है, आइए हम आप लोग को बता दें कि हम आप लोग को बताए थे 3 इंजाइम मतलब कंटेन करता है साइटोप्लाज्म, कंटेन करता है 3 प्रोटीन, इंजाइम और हार्मोनल सब्सटेंस को। साइटोप्लाज्म जो कंटेन कर रहा था 3 तरह का प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोनल सब्सटेंस को, वहीं यहाँ पर हम आप लोग को बता रहे हैं। इंजाइम में आपको पहले हम प्रोटीन के बारे में बता दिए, उसके बाद आप लोग को एंजाइम्स के बारे में बता रहे हैं। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एज एंजाइम फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड एंजाइम फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड एंजाइम, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ये सिंथेसिस करता है एंजाइम्स का। यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक्ट एज ए लोकल हार्मोन। ये जो है ये एक लोकल हार्मोन की तरह एक्ट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड हैव लोकल वेस्कुलर एंड टिश्यू रिएक्शन। यहाँ पर जो है बोला गया है प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में, ये एक्ट करता है लोकल हार्मोन्स की तरह एंड हैव लोकल वेस्कुलर एंड टिश्यू। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ये मतलब लोकल हार्मोन की तरह एक्ट करता है और इसके पास लोकल वेस्कुलर एंड टिश्यू रिएक्शन के मतलब एबिलिटीज होती है। आगे आप लोग देख सकते हैं अगला पॉइंट आप लोग को क्या है, प्रॉपर्टीज। ये जो प्लेटलेट्स का टोटल 3 प्रॉपर्टीज है आप लोग को बता दें, इसका जो ट्रिक है 3 है। यहाँ पर आप लोग को हम बता रहे हैं इसका प्लेटलेट्स का जो प्रॉपर्टीज 3 प्रॉपर्टीज है इसका मतलब ट्रिक 3A के नाम से बोला जाता है। पहला मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं तीनों ए से ही नाम है, इसीलिए इसको 3A के नाम से बोला जाता है। 3 टाइप का है प्रॉपर्टीज। तीनों प्रॉपर्टीज के बारे में हम आप लोग को बता रहे हैं। आप लोग को बताए थे कि प्रॉपर्टीज टोटल 3 होता है, इसका जो ट्रिक है वो मतलब 3A के नाम से जाना जाता है। पहला जो 3A में है मतलब पहला जो एडहेसिवनेस है, पहला इसका जो प्रॉपर्टीज है एडहेसिवनेस है, दूसरा एग्रीगेशन है और तीसरा एग्लूटिशन है। यहाँ पर देख सकते हैं 3A के नाम से जाना जाता है। पहला एडहेसिवनेस है, उसको हम आप लोग को बताने वाले हैं एडहेसिवनेस किसको बोला जाता है। यहाँ पर देखिए व्हेन एवर कम्स इन कांटेक्ट विथ एनी वेट और रफ सरफेस गेट्स एक्टिवेट एंड स्टिक टू सरफेस। यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया व्हेन एवर कम्स कांटेक्ट विथ एनी वेट और रफ सरफेस, ये जो मतलब कोई भींगा और मतलब रफ सरफेस जो होता है उसके कांटेक्ट में एडहेसिवनेस जो होता है प्लेटलेट्स का, यहाँ पर साइटोप्लाज्म का मतलब अंदर से जो होता है रफ सरफेस वहाँ पर एक्टिवेट करता है उसको और स्टिक सरफेस को मतलब कांटेक्ट करता है, यहाँ पर बोला गया है। अगला जो इसका एग्रीगेशन है, यहाँ पर देख सकते हैं इसका नेक्स्ट जो मतलब प्रॉपर्टीज है एग्रीगेशन के बारे में हम आप लोग को बता रहे हैं। इसका दूसरा प्रॉपर्टी जो है एग्रीगेशन, यहाँ पर देख सकते हैं इसका दूसरा प्रॉपर्टीज एग्रीगेशन है प्लेटलेट्स का। प्रॉपर्टी टू सिक्स टू ईच अदर, ये मतलब है ये एक ऐसा प्रॉपर्टीज है एक दूसरे का स्टिक करता है। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें फैक्टर रिस्पॉन्सिबल आर, यहाँ पर देख सकते हैं फैक्टर रिस्पॉन्सिबल एडीपी एंड थ्रोम्बोक्सिन A2। यहाँ पर देख सकते हैं अगला जो है मतलब तीसरा इसका जो फैक्टर है एग्लूटिनेशन इसका तीसरा प्रॉपर्टीज है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज और क्लम्बिंग टुगेदर टू प्लेटलेट्स, ये मतलब एक दूसरे के मतलब क्लम्बिंग करता है। ये प्रॉपर्टी जो है ये मतलब एक दूसरे को क्लम्बिंग प्लेटलेट्स का जो एक दूसरे को क्लम्बिंग करता है। यहाँ पर देख सकते हैं एग्लूटिनेशन, इसका तीनों हम प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिए हैं। इसको मतलब याद रखिएगा 3A के नाम से, इसका जो ट्रिक है वो 3A के नाम से आप लोग याद रखिएगा। अगला हम आप लोग को हम बता रहे हैं कि अगला क्या है,
अगला पॉइंट के बारे में आप लोग वीडियो को कंटिन्यू रहिए। आइए देखिए अगला जो पॉइंट आप लोग को हम बताने वाले हैं प्लेटलेट्स के बारे में, वो है फंक्शन, प्लेटलेट्स का फंक्शन। यहाँ पर देख सकते हैं फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। पहला जो फंक्शन है, यहाँ पर पहला फंक्शन आप लोग को बताते हैं, रोल इन हेमियोस्टेटिस। यहाँ पर देख सकते हैं हेमियोस्टेटिस के रोल है, मतलब स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग का स्टॉपेज को मतलब हेमियोस्टेटिस बोला जाता है। ये आगे पॉइंट है, आपको बहुत डीपली तरह से आगे बताया जाएगा, तो आप लोग धैर्य बना के रहिए। यहाँ पर देखिए पहला जो रोल है, मतलब रोल इन हेमियोस्टेटिस, इसका जो फंक्शन है हेमियोस्टेटिस के रोल में है। और इसका दूसरा फंक्शन देखिए, रोल ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन। यहाँ पर देखिए ये ब्लड का जो क्लॉटिंग करता है वो फॉर्मेशन में इसका हेल्प होता है, रोल इन क्लॉट फॉर्मेशन। इसका तीसरा जो फंक्शन यहाँ पर देख सकते हैं, रोल इन क्लॉट रिट्रैक्शन। यहाँ पर देख सकते हैं रोल इन क्लॉट रिट्रैक्शन, इसका तीसरा फंक्शन है। ये फंक्शन आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब प्लेटलेट्स का फंक्शन। इसके आगे देखिए, इसका आगे है मतलब प्लेटलेट्स का चौथा जो फंक्शन है, रोल इन रिपेयर ऑफ इंजर्ड ब्लड वेसल्स। यहाँ पर देख सकते हैं ये इंजर्ड ब्लड वेसल्स का रिपेयर करने में इसका रोल है। आगे देखिए फंक्शन क्या है प्लेटलेट्स का, रोल इन डिफेंस एंड मैकेनिज्म। ये मतलब डिफेंस मैकेनिज्म में भी भूमिका निभाती है प्लेटलेट्स। आगे देखिए इसका जो पांचवा फंक्शन है, यहाँ पर छठा फंक्शन, यहाँ पर देखिए ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज फंक्शन। यहाँ पर प्लेटलेट्स का जो फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करने का, स्टोरेज करने का, दोनों का मतलब फंक्शन है। प्लेटलेट्स का जो फंक्शन ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज दोनों का है। यहाँ पर देखिए फंक्शन, प्लेटलेट्स का जो फंक्शन है टोटल 6 फंक्शन है। पहला रोल इन हेमियोस्टेटिस, हेमियोस्टेटिस में इसका रोल है। दूसरा है क्लोटिंग फॉर्मेशन, क्लोट फॉर्मेशन, रोल इन क्लोट फॉर्मेशन। और तीसरा जो है रोल इन क्लोट रिट्रैक्शन। और चौथा जो है रोल इन रिपेयर ऑफ इंजर्ड ब्लड वेसल्स। अगला देख सकते हैं यहाँ पर अगला जो है रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म। और इसके आगे छठा जो इसका टॉपिक है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज फंक्शन। यहाँ पर देख सकते हैं प्लेटलेट्स का 6 फंक्शन जो है वो 6 फंक्शन हम आप लोग को बता दिए हैं। 6 फंक्शन के बारे में आप लोग को हम बता दिए। आप लोग ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ आप लोग देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम आप लोग को बता देते हैं, नॉर्मल काउंट। यहाँ पर देखिए नॉर्मल काउंट एंड मतलब ब्लड का कितना नॉर्मल काउंट है वो उसके बारे में हम आप लोग को हम बता रहे हैं। और इसका एवरेज जो है मतलब एवरेज कितना मतलब यूनिट में होता है, प्लेटलेट्स ब्लड में कितना होता है। यहाँ पर देखिए इसका नॉर्मल काउंट जो है यहाँ पर दिया गया है, नॉर्मल 1,50,000 से 4 लाख तक पर MMQ। इसका देखिए 1,50,000 इसका नॉर्मल जो काउंट होता है 1,50,000 से 4 लाख पर MMQ होता है। प्लेटलेट्स का नॉर्मल वैल्यू, कोई भी पूछेगा नॉर्मल काउंट, इसमें बोल सकते हैं आप लोग 1,50,000 से लेकर 4 लाख तक पर MMQ होता है। अगला देख सकते हैं इसमें एवरेज वैल्यू, इसका जो है एवरेज वैल्यू क्या है वो 2.5 लाख पर MMQ। इससे ये पहले हम बता दिए थे, एवरेज वैल्यू इसका हम पहले भी बता दिए थे, 2 से 4 लाख पर MMQ होता है। यहाँ पर भी एवरेज वैल्यू जो है इसका दिया गया 2 से 5 लाख पर MMQ। आगे देखिए आप लोग का अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट हम आप लोग को बता देते हैं फिजियोलॉजिकल। यहाँ पर देख सकते हैं फिजियोलॉजिकल पार्ट में क्या है। यहाँ पर देखिए फिजियोलॉजिकल पार्ट में यहाँ पर दिया गया एज, सेक्स, मील्स और मस्कुलर एक्सरसाइज। यहाँ पर देख सकते हैं एज में यहाँ पर ये सभी इसका जो है मतलब फिजियोलॉजिकल एक्टिवेशन है। यहाँ पर देख सकते हैं मस्कुलर एक्सरसाइज, मील्स, एज, ये सभी जो है इसका फिजियोलॉजी, ये सभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए वीडियो जो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ये सभी नहीं बता रहे हैं। आप लोग ये सब पढ़ लीजिएगा, इस सब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में आता है प्लेटलेट्स में। आगे देखिए अगला इसका जो है हाई एटीट्यूड। ये देखिए आपको पैथोलॉजिकल में हम आप लोग को बता दे रहे हैं पैथोलॉजिकल में क्या होता है। यहाँ पर अब पैथोलॉजिकल में हम प्लेटलेट्स का 2 डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर के बारे में हम बता रहे हैं। डिसऑर्डर क्या क्या है प्लेटलेट्स का, डिसऑर्डर के बारे में हम बता रहे हैं। प्लेटलेट्स का टोटल 2 डिसऑर्डर होता है। एक होता है थ्रोम्बोसाइटोसिस, ये प्लेटलेट्स का पहला डिसऑर्डर है। और उसके बाद दूसरा जो है मतलब पहला जो डिसऑर्डर है थ्रोम्बोसाइटोसिस, और दूसरा डिसऑर्डर जो होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है।
थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, थ्रोम्बोसाइटोसिस के बारे में आप लोग को बता रहे हैं। इंक्रीज इन काउंट मोर देन 4,50,000 MMQ से, यदि मतलब प्लेटलेट्स का काउंट बढ़ गया 4,50,000 पर MMQ से, यदि ब्लड में प्लेटलेट्स बढ़ गया तो उसको थ्रोम्बोसाइटोसिस बोला जाता है। थ्रोम्बोसाइटोसिस में कौन कौन सा बीमारी होता है वो हम आप लोग को बता दे रहे हैं। जैसे डेंगू हो गया, मतलब सॉरी डेंगू नहीं, ये थ्रोम्बोपिनिया में होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में हो रहा है, सॉरी। इसमें हम बता रहे हैं कि थ्रोम्बोसाइटोसिस में जैसे हो जाएगा एलर्जिक कंडीशन, जैसे हो जाएगा एपेक्सिया, बोन फ्रैक्चर, मतलब ये सभी जो है ये थ्रोम्बोसाइटोसिस में जितना भी हम मतलब एग्जांपल लिए हैं अभी, जैसे एग्जांपल में हो गया एलर्जिक कंडीशन, उसके बाद आप लोग को हम बता दें हेपेक्सिया हो गया, उसके बाद आप लोग को बता दे रहे हैं बोन फ्रैक्चर हो गया। ये सभी जो है ये सभी मतलब थ्रोम्बोसाइटोसिस में होता है, जब ब्लड में प्लेटलेट्स की काउंट बढ़ जाता है 4,50,000 पर MMQ से ब्लड बढ़ जाता है। उसके बाद दूसरा जो डिसऑर्डर होता है, अगला डिसऑर्डर के बारे में हम आप लोग को बता दें। एक होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को हम बता दें, एक होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो यहाँ पर दिया गया है, डिक्रीज इन काउंट लेस देन 1.5 लाख, मतलब 1,50,000 पर MMQ। यदि ब्लड में आप लोग को हम बता दें, यदि ब्लड में मतलब प्लेटलेट्स का काउंट जो है 1.5 लाख से कम हो जाता है, 1,50,000 पर MMQ से यदि कम हो जाएगा ब्लड में प्लेटलेट, उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोला जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, पहला है थ्रोम्बोसाइटोसिस, जो कि मतलब प्लेटलेट्स बढ़ गया है, मतलब 4,50,000 से प्लेटलेट्स बढ़ गया है। और दूसरा जो है यहाँ पर हम आप लोग को बता दे रहे हैं, यहाँ पर दूसरा जो है, सॉरी एक मिनट आप लोग रुकिए, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गया था। आगे देखिए आप लोग, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में हम आप लोग को बता दिए थे, जैसे ब्लड में प्लेटलेट्स मतलब 1,50,000 पर MMQ से यदि घट जाएगा तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोला जाता है। और दूसरा इसका जो बीमारी हम बताए थे डिसऑर्डर, थ्रोम्बोसाइटोसिस, जो 4,50,000 से यदि ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ गया तो उसको थ्रोम्बोसाइटोसिस बोला जाता है। और दूसरा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। आप लोग को हम बता दें कि एक चीज़ और आप लोग को हम बता दे रहे हैं, देखिए एक होता है पेनकिटोसिस, यहाँ पर देखिए एक होता है पेनकाइटोसिस, यहाँ पर सॉरी एक मिनट, पेनकाइटोसिस, और एक होता है पेनकाइटोसिस और होता है पेनकाइटोमिया। आप लोग को हम बता देते हैं, यदि मतलब RBC, WBC और प्लेटलेट्स तीनों एक साथ, मतलब RBC, WBC और प्लेटलेट्स तीनों एक साथ यदि इंक्रीज हो गया उनको पेनकाइटोसिस बोला जाता है। और पेनकाइटोमिया एक होता है, और जैसे RBC और WBC और प्लेटलेट्स तीनों यदि एक साथ डिक्रीज हो गया उनको पेनकाइटोमिया बोला जाता है। तो एक होता है पेनकाइटोसिस, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। एक होता है पेनकाइटोसिस, एक होता है पेनकाइटोमिया। पेनकाइटोसिस जैसे मतलब RBC, WBC और प्लेटलेट्स तीनों एक साथ यदि इंक्रीज हो गया उसको पेनकाइटोसिस बोला जाता है। एक होता है पेनकाइटोमिया, यदि RBC, WBC और प्लेटलेट्स तीनों एक बार यदि डिक्रीज हो गया उनको बोला जाता है पेनकाइटोमिया। इसी के साथ आप लोग को अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक के बारे में बता दे रहे हैं। यहीं पर ये लेक्चर को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा हो गया है। आइए लेक्चर ख़त्म करने से पहले आप लोग को एक चीज़ हम बता दे रहे हैं। देखिए मतलब केस 1, एक केस के रूप में हम कुछ प्रॉब्लम बता रहे हैं आप लोग को। मतलब व्हाट चेंज अकर्स इन प्लेटलेट्स, कैसे मतलब यदि मतलब चेंज हो रहा है, जैसे खाना खाने के बाद यदि प्लेटलेट्स की संख्या डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है, और हाई एटीट्यूड में मतलब इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, मतलब ये सभी में क्या होता है। इसलिए आप लोग को यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए यदि हम मतलब आफ्टर मील, देखिए आफ्टर
मील। आप लोग को हम बता देते हैं कि आफ्टर मील मतलब प्लेटलेट्स की संख्या इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर देखिए इंक्रीज हो गया। और एक चीज़ और हम आप लोग को बता दें, हाई एटीट्यूड, हाई जब मतलब कुछ अधिक काम करते हैं उस समय मतलब आप लोग को बता दें हाई एटीट्यूड, उसमें प्लेटलेट्स की संख्या जो होता है उसमें भी इंक्रीज हो जाता है। और एक आप मतलब एमसी जानते होंगे, फीमेल में जो होता है उस टाइम मतलब प्लेटलेट्स की जो संख्या होता है उसका डिक्रीज हो जाएगा। उस टाइम प्लेटलेट्स को ब्लड में जो होता है प्लेटलेट्स की संख्या डिक्रीज हो जाता है। ये तीनों नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, ये नोट में आप लोग को बता दिए हैं, ये तीनों नोट में आप लोग लिख लीजिएगा। और आप लोग को एक चीज़ और बता दे रहे हैं, पेनकाइटोसिस और पेनकाइटोमिया बता ही दी है। चलिए लेक्चर इसी यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं और हम आप लोग को मतलब रिकैप कर रहे हैं क्या कौन कौन चीज़ हम आप लोग को पढ़ाए हैं। तो देखिए रिकैप में हम आप लोग को क्या क्या पढ़ाए हैं थोड़ा आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर रिकैप में हम आप लोग को क्या क्या पढ़ाए हैं, यहाँ पर आप लोग देखिए प्लेटलेट्स का पहले हम बताए थे स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। प्लेटलेट्स का पहले हम स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन बताए थे। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन बताने से पहले हम प्लेटलेट्स के बारे में कुछ बताए थे। बेसिक इन्फॉर्मेशन हम बताए थे प्लेटलेट्स का कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले हम प्लेटलेट्स का बेसिक इन्फॉर्मेशन बताए थे। और दूसरा मतलब प्लेटलेट्स का स्ट्रक्चर बताए थे। प्लेटलेट्स का स्ट्रक्चर में हम टोटल 3 स्ट्रक्चर बताए थे। पहला मतलब सेल मेम्ब्रेन है पहला स्ट्रक्चर, और दूसरा जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स है। पहला जो स्ट्रक्चर है इसका सेल मेम्ब्रेन, दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल्स, और तीसरा जो इसका है आप लोग को हम बता दें, तीसरा जो बताए थे साइटोप्लाज्म बताए थे। और आप लोग को हम बताए सेल मेम्ब्रेन में बताए थे फॉस्फोलिपिड और ये सभी बताए थे। और माइक्रोट्यूब्यूल्स में अलग अलग टाइप मतलब बहुत डीपली तरह से डिस्क्राइब किए हैं, वो आप लोग ध्यान। अगला जो हम बताए थे साइटोप्लाज्म के बारे में, स्ट्रक्चर में तीसरा हम जो बताए थे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म में हम प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोनल सब्सटेंस जो कुछ था उसके बारे में बताए थे। उसके आगे हम प्लेटलेट्स ग्रेन्यूल्स के बारे में बताए थे। बताए। और उसके आगे हम बताए थे नॉर्मल वैल्यू कितना है मतलब एडल्ट में कितना है और इन्फेंट में कितना होता है, ये सभी बताए थे। उसके आगे हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताए थे। टोटल 3A के बारे में बताए थे प्रॉपर्टीज। 3 कौन कौन सा 3 प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बताए थे। उसके आगे हम प्लेटलेट्स का जो फंक्शन है उसके बारे में बताए थे। प्लेटलेट्स का फंक्शन के बारे में बताए थे। और प्लेटलेट्स के फंक्शन के बाद हम बताए थे डिसऑर्डर, प्लेटलेट्स का जो टोटल 2 डिसऑर्डर है उसके बारे में बताए थे। उसके आगे हम पेनकाइटोसिस और पेनकाइटोमिया के बारे में बताए थे, कुछ नोट पॉइंट में लिखाए थे। ये सभी जितने चीज़ हम प्लेटलेट्स के बारे में बताए हैं सभी इम्पोर्टेंस है। मतलब आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिए और रिवाइज करते रहिए, अपना हैंड नोट बनाते रहिए। चलिए इसी के साथ ये लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। और काफ़ी वीडियो लंबा हो गया इसलिए, नहीं तो आगे हम और कुछ बताते हैं। इस प्लेटलेट्स में बहुत बड़ा होता है, ये जो टॉपिक है प्लेटलेट बहुत ही बड़ा होता है। अगला जो हम टॉपिक हम बताने वाले हैं, अगला पॉइंट हम मतलब ब्लड ग्रुप जो होता है ब्लड ग्रुप पर लाएंगे। आप लोग को हम बता दें अगला जो लेक्चर आएगा वो ब्लड ग्रुप पर आएगा। अगला लेक्चर ब्लड ग्रुप पर आएगा। थोड़ा आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ब्लड ग्रुप को ध्यान में रख के आइएगा। और इसी यदि आप लोग खुद से पढ़िएगा, सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो आप लोग को अच्छा से लेक्चर समझ आएगा। कौन मतलब टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक होता है ये सभी भी आप लोग को याद हो जाएगा। आइए आगे हम आप लोग को बताते हैं। उसके आगे हम ग्रेन्यूल्स के बारे में उसके आगे हम मतलब RH फैक्टर जो होता है उसके बारे में बताने वाले हैं। तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर को ज़रूर देखिए। और आप लोग को बता दें जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, यदि कमेंट कीजिएगा यदि कोई प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन हम कर देंगे। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया, उसको चैनल को जाकर ज्वाइन कीजिए। चैनल पर हम सभी जो भी इंफॉर्मेशन हमें आता है वो डालते हैं और जो भी लेक्चर नेक्स्ट आने वाला है वो बताते हैं। तो जाइए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद, तब तक के लिए यहाँ